हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये इस सीरीज की सेकंड वीडियो है और इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम विज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन फॉरेस्टर के एग्जाम में पूछे गए थे और इन सभी प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रश्न है जो 9th क्लास में जो फूड वाला चैप्टर है उससे आया है, फूड वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो यदि आपने फूड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फसल उगाने के 3 तरीके होते हैं और ये तीनों तरीके बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला होता है मिश्रित खेती यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, दूसरा होता है अंतर फसलीकरण यानी कि इंटर क्रॉपिंग, और एक होता है फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन। तो तीनों को एक एक करके देखते हैं डिटेल में। पहले देखते हैं मिश्रित खेती यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या करते हैं, हम 2 या 2 से अधिक फसलों को लेते हैं और एक साथ उगाते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ सिंपली 2 या फिर 2 से अधिक फसल लिया और उसको हम एक साथ एक ही खेत में बो देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या लिया, गेहूँ लिया और चना लिया, इन दोनों को एक ही खेत में उगा दिया। गेहूँ और सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी, ऐसे हम उगा सकते हैं। दूसरा टाइप होता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग के जैसे ही है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो इंटर क्रॉपिंग है इसमें एक फिक्स्ड पैटर्न में लगाते हैं। मतलब जैसे कि ये खेत है तो इसमें लाइंस होती हैं, ये पंक्तियाँ होती है। तो पहली वाली पंक्ति में हमने एक फसल लगाया, दूसरी में दूसरा, फिर पहले में तीसरे में दूसरा, फिर ऐसे करके हम एक एक पैटर्न में लगाते हैं। यानी कि पहली में अलग, दूसरी में अलग, फिर इसमें अलग, फिर इसमें, ऐसे टाइप का लगाते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। यानी इंटर क्रॉपिंग में क्या होगा, एक पैटर्न होगा, एक पैटर्न होगा। जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होगा, हम ऐसे लगा देते हैं, कोई भी पैटर्न नहीं है। ओके, इंटर क्रॉपिंग का एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोयाबीन और मक्का लगा सकते हैं, बाजरा और लोबिया लगा सकते हैं। ओके, ये हो गया इंटर क्रॉपिंग। थर्ड टाइप होता है क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। इसमें क्या करते हैं, जैसे सीजन वाइज हम इसमें खेती करते हैं। एक सीज़न में हमने लगा दिया, गेहूँ लगा दिया, फिर अगले सीज़न में हम गेहूँ नहीं लगाएंगे, उसकी जगह गन्ना लगा देंगे या कुछ और लगाएंगे, ताकि जो खेत है उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहे। तो यही लिखा हुआ है कि अगर बार बार एक ही खेत में एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व मृदा से फसल द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। मतलब एक ही प्रकार के जो पोषक तत्व है वो फसल द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बार बार मृदा से पोषक तत्व फसल द्वारा प्राप्त करने पर एक ही प्रकार के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। अब बार बार जो फसल है वो एक ही प्रकार का पोषक तत्व लेगा तो जो मिट्टी है उससे वो पोषक तत्व खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग लगाते हैं। इस बार कुछ लगाया, मतलब कि जैसे इस बार लगाया हमने दलहन, लेगुमिनस प्लांट लगाया, तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन उसमें रिड्यूस करेगा, तो मिट्टी में नाइट्रोजन आ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, कोई ऐसा प्लांट लगाएंगे, ऐसे कोई फसल लगाएंगे जो नाइट्रोजन को लेता हो, जिसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वो लगाएंगे। तो इसके देखिए एडवांटेज क्या क्या होते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। ओके, दूसरा होता है कि ये कीट तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं, और एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद कई प्रकार की फसल सुचारू रूप से उगाई जा सकती है। ओके, ये हो गया 3 प्रकार की क्रॉपिंग। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाने में, यानी कि एक ही खेत है उसमें लेकिन अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फसल उगाते हैं, तो इसको क्या बोला हमने भी, क्रॉप रोटेशन। यानी एक बार कोई फसल लगा दी और नेक्स्ट टाइम दूसरी फसल लगाएंगे। जो फूड वाला चैप्टर है 9th में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये जो फूड वाला चैप्टर है ये आपको जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करेगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं, हरे प्लांट्स लेते हैं और वो क्या देते हैं बदले में, ऑक्सीजन देते हैं। तो इसमें से देखते हैं, बैक्टीरिया तो करेगा नहीं। बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। प्रोटोजोआ हो नहीं सकता, फंगी हो नहीं सकता। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको एल्गी का क्लासिफिकेशन बताया था, जीएम स्मिथ वाला, उसमें मैंने आपको क्लोरोफाइटा के बारे में बताया था। क्लोरोफाइटा यानी कि हरे शैवाल बताया था। अब जो ग्रीन एल्गी होते हैं, हरे शैवाल, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या लेते हैं, वो CO2 लेते हैं और बदले में क्या देते हैं, O2 देते हैं। तो हो गया यहाँ पे फिक्सेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस श्रेणी की ध्वनि का उपयोग वृक्क में छोटी पत्थरियों को तोड़ने के लिए किया जाता है। यानी जो किडनी स्टोन होता है उनको ब्रेक करने के लिए कौन सी ध्वनि का उपयोग करते हैं। देखिए, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है उसे मानव सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव्य।
और 20,000 से ऊपर की ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि, इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव के बहुत सारे यूज होते हैं। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स देखते हैं। देखिए पहला उपयोग है इसका उपयोग उद्योग में धातु के इलाकों में दरार या अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई डैम है, डैम में कोई दरार आ जाती है तो उसका पता हम इन ध्वनि के द्वारा लगा सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, यह उद्योगों में वस्तुओं के उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जहाँ पहुँचना कठिन होता है। जैसे कि सर्पिलाकार नली हुआ, तो यहाँ पे पहुँचना कठिन होता है, तो यहाँ पे हम इन ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड देखिए, पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक्स का उपयोग हम मानव शरीर के आंतरिक भाग जैसे कि यकृत हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, पैनक्रिया हो गया, किडनी हो गया और हार्ट हो गया, इन सब की जांच करने के लिए हम कर सकते हैं। ओके, ईसीजी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम हृदय की गतिविधियों को पता लगाते हैं कि कैसा हमारा हृदय कैसा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है नहीं। इसका उपयोग हम अल्ट्रासोनोग्राफी में भी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या करते हैं, मानव के जो अंदर के जो ऑर्गन्स है, शरीर के अंदर के ऑर्गन है, उनको हम देख सकते हैं, ठीक है, उनकी इमेज बना सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में। ओके, अब देखिए जो 6th पॉइंट है यही पूछा गया है आपके एग्जाम में, और जो ये है ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने, तो एज इट इज़ यही लाइन उठा के डाल दिया गया है एग्जाम में। और जो ये सारे क्वेश्चन है ये एग्जाम में आए हुए हैं, 1 दरोगा एग्जाम में पूछे गए वही सारे क्वेश्चन है। और ये सब मैंने आपको डिटेल में करवाया है। यदि आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें जो आपको साउंड वाला चैप्टर मिलेगा, साउंड वाला चैप्टर, उसमें आप यदि आप देखोगे तो ये सारे पॉइंट आपको मैंने करवाया हुआ है। तो देखिए 6th पॉइंट यही है कि प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पत्रियों को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। यही पूछा गया था क्वेश्चंस में कि जो किडनी में जो स्टोन होते हैं, किडनी स्टोन होते हैं, उसको तोड़ने के लिए कौन सा साउंड उपयोग में किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक। ओके, और इसका एक और उपयोग है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, सोनार। सोनार की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। अब देखिए सोनार का यूज़ क्या होता है, ये है जैसे कि बोट है एक, ठीक है, जहाज है, यहाँ हम नीचे में क्या करते हैं, एक रिसीवर लगाते हैं और एक लगाते हैं हम यहाँ पे ट्रांसमीटर। मीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि को यहाँ से प्रोड्यूस करता है। तो नीचे अगर कोई सामान होता है यानी कुछ ठोस है तो उससे वो टकरा के वापस आ जाता है और रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है। इससे हमें डेप्थ पता चल जाती है कि जो कोई वस्तु है नीचे या कुछ भी है उसकी गहराई कितनी है, ये पता चल जाती है हमें ये सोनार से। ओके, तो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक तरल का अपवर्तनांक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यदि एक जादूगर N 1.47 वाले कांच के एक लेंस को तरल के एक कुंड में गायब कर देता है। यानी एक जादूगर है, वो क्या करता है, कांच का एक लेंस लेता है, उसे एक लिक्विड में डालता है तो वो गायब हो जाता है। तो उसका पूछा गया है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। अगर कोई चीज़ गायब हो रही है यानी कि दिख नहीं रहे, तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेम होगा। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते थे, और अगर हम फॉर्मूले के थ्रू करना चाहें तो फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, N = C/V। सी क्या है यहाँ पे, वैक्यूम में प्रकाश की चाल है जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और वी क्या हो गया, वी हो गया उस मीडियम में, जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं उसमें कितनी है चाल लाइट की, ये, ठीक है। तो देखिए इसमें दे रखा है एन की वैल्यू दे रखी, इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, N = C/V। ओके, पहले वाले में दे रखा है हमें एन की वैल्यू है 1.47 = C/V। तो हम यहाँ से वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, C/1.47। इसको ऐसे रखते हैं, सी की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि ये कट जाएगा आगे जाके। वी की वैल्यू ये आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है N2 का निकालते हैं। N2 के लिए भी यही सेम फार्मूला लगाते हैं। अब V तो हमें पता चल गया V क्या है, तो N2 V की वैल्यू रख देते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी C/C, और ये ऊपर चल जाएगा 1.47, तो C से C कट जाएगा, तो N2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1.47। ओके, 1.47। और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर वो गायब हो गया है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, तभी वो गायब हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर गति से वृत्ताकार पथ पर अनुसरण करने पर वस्तु की गति को क्या कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है ये, एक समान वृत्तीय गति की डेफिनेशन देख लेते हैं ये क्या है। देखिए एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, जैसे कि कोई वृत्ताकार पथ है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है, तो इसकी जो गति होगी इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर एक समान वृत्तीय गति। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जब भी कोई पिंड या फिर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे एक समान गति से, मतलब उसकी स्पीड क्या है, सेम है, से गति करता है, तो उसमें दो चीज़ें होती है। क्या 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 होती है, दो चीज़। जो उसकी स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहती है, यानी स्पीड तो सेम ही रहेगी, पर जो उसका वेलोसिटी है वो चेंज होता रहता है। वेलोसिटी चेंज क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसमें क्या है, दिशा भी होगी। तो अब देखिए इस डायग्राम में
जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इस टाइम इसकी जो डायरेक्शन है इस साइड है, फिर इसकी डायरेक्शन इस साइड है, फिर यहाँ, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या वेलोसिटी भी इसकी चेंज होगी। तो यहीं से निष्कर्ष निकलता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड तो सेम रहेगा लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ओके, तो ये भी नोट करना है। और जो केंद्र की तरफ क्या रहेगा, एक्सेलरेशन किधर रहेगा, केंद्र की तरफ रहेगा एक्सेलरेशन। ओके, आप इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ यही लिखा गया है कि एक समान वृत्तीय गति में चाल में कोई बदलाव नहीं होता, स्पीड में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन वेग लगातार बदलता रहता है। ओके, तो इसका आंसर हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है। आहार नाल में यानी कि एलिमेंट्री कनाल में किस प्रकार की टिश्यू पाए जाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बता दिया है, इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में देखते हैं ब्रीफली। देखिए, और यदि आपको टिश्यू वाला चैप्टर जिसमें एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू है उसे आपको डिटेल में कवर करना है तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको नीचे, उसमें टिश्यू वाला एक चैप्टर है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ओके, तो देखिए एनिमल टिश्यू मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ओके, एपिथेलियल फिर फर्दर 4 में डिवाइड होते हैं, ऐसे तो 5 होते हैं लेकिन मेन 4 होते हैं। स्क्वायरमस एपिथेलियल, क्यूबोइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल और सिलिएटेड एपिथेलियल। ओके, एक ग्रैंडुलर एपिथेलियल भी होता है लेकिन इसको काउंट नहीं करते हैं, मेन ये 4 होते हैं ऊपर के। मस्कुलर एपिथेलियल देखिए ये होते हैं स्ट्राइटेड और स्मूथ और कार्डियक, 3 प्रकार के होते हैं, यानी स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। जो कार्डियक वाला था ये कार्डियक से आपको पता चला होगा नाम से, ये कहाँ पे होगा, दिल में होगा। ओके, हार्ट में होता है ये, कार्डियक मतलब हार्ट में होता है सिर्फ। ओके, हार्ट, इसको हार्ट मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ वाले वहाँ पे होते हैं जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, जो इनवॉलेंट्री हैं। ओके, स्ट्राइटेड को हिंदी में रेखीय ऊतक बोलते हैं। ओके, तो जो रेखीय होता है या फिर स्ट्राइटेड होता है ये कहाँ पे होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स में होते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, उन वाले ऑर्गन्स में होता है ये। और स्मूथ कहाँ पे होता है, जो इनवॉलेंट्री होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, इसमें होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड वाले में आ गया आपका ब्लड और लिम्फ। बोन में क्या होता है, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया। और इसके अतिरिक्त होता है एरोलर, एडिपोस, लिगामेंट, टेंडन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये सब मैंने आपको करवा रखा है पहले से, तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं करवाऊंगा। यदि आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो टिश्यू वाले चैप्टर को आप देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर एक होता है नर्वस टिश्यू। ओके, अब हमने देखा कि एपिथेलियल भी 4 से लेके 5 प्रकार के होते हैं। ओके, तो ये मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले इसे पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इसे पढ़ सकते हैं। मैं ब्रीफली बता देता हूँ। जो एपिथेलियल होता है, स्क्वायरमस एपिथेलियल, ये कैसे दिखते हैं, जैसे कि फर्श पे टाइल्स बिछे होते हैं उसकी तरह दिखते हैं ये। ओके, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे कैविटी होती है, कैविटी यानी कि गुफा, जैसे मुंह खोलते हैं तो एक गुफा सा दिखता है, वही उन सब जगह पे पाया जाता है। जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, नोज हो गया, ओके, पेरिकार्डियम हो गया, एल्वेलाई हो गया, इन सब जगह पे स्क्वायरमस एपिथेलियल होता है। ओके, क्यूबिकल एपिथेलियल यानी कि क्यूब जैसे होंगे इसके स्ट्रक्चर, ये हो गया क्यूबिकल, ये हो गया आपका स्क्वायरमस। ओके, क्यूब बने होते हैं। आप देखिए ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये गोनाड्स में पाए जाते हैं, यानी कि फीमेल गोनाड्स कौन सा हो गया, ओवरी हो गया, मेल गोनाड्स क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। ओके, इसके अतिरिक्त किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स और ग्लैंड्स, जो हमारे सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पे भी क्यूबिकल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियल, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टिश्यू है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, टिश्यू जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो देखिए कॉलमनर एपिथेलियल ये कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पाया जाता है। तो छोटी आंत का काम क्या होता है, खाने को ऑब्जर्व करना, लास्ट में वही करता है। तो इसलिए जो ये कॉलमनर एपिथेलियल है ये पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये भी डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए जो कॉलमनर एपिथेलियल है ये डाइजेशन का पार्ट होता है। ओके, फिर एक होता है सिलिएटेड। सिलिएटेड क्या होता है, इसके ऊपर सीलिया लगा होता है, ये बाल लगे होते हैं छोटे छोटे, इनको सीलिया बोलते हैं। ये क्या करता है, किसी चीज़ को मूवमेंट करवाता है, जैसे कि म्यूकस हो गया। अब म्यूकस क्या होता है, जैसे कि मुंह या फिर नाक से जो चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है उसी को म्यूकस बोलते हैं। और वो किसके थ्रू आते हैं, तो ये सिलिएटेड एपिथेलियल के थ्रू। ओके, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया टिश्यू वाले चैप्टर में, तो आप उसे देख सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आहार नाल में कौन सा होता है। आहार नाल में देखिए स्मूथ मसल्स पाया जाता है, स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स कहाँ पे पाया जाता था, इनवॉलेंट्री में, ठीक है, जो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं काम करते हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री। ओके, आहार नाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करने से बनने वाला आबंध कौन सा होता है। तो देखिए परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा कर रहे हैं यानी शेयर कर रहे हैं, शेयर करने से कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है। ये चारों बॉन्ड के प्रकार हैं,
इस वीडियो में हम सिर्फ सहसंयोजी आवंत के बारे में देखेंगे। सहसंयोजी आवंत कैसे बनता है। सहसंयोजी आवंत तब बनता है जब दो एलिमेंट हुए, दोनों एलिमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की साझा की, यानी कि उसने उसको दे दिया और उसने उसको दे दिया, दोनों ने शेयर कर लिया आपस में, यानी किसी ने किसी को रखने के लिए नहीं दिया, तो तब फॉर्म होता है सहसंयोजी आवंत। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 4 हो गया, यानी लास्ट सेल में इसके कितने, 4 है। ओके, 4 है इसके पास, यानी कार्बन के पास 4 है और 4 इसको चाहिए वैलेंसी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो 4 इसके पास तो ऑलरेडी है, 1 2 3 4, और 4 इसको चाहिए, तभी इसकी जो लास्ट कक्षा है वो पूरी होगी। ओके, तो अब देखिए हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास कितना है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो इसके पास कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा। ओके, एक ये बन जाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये भी एक और हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, एक और हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा। तो कार्बन ने क्या किया, 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका जो लास्ट कक्षा है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट कक्षा में कितने चाहिए, इसको 2 चाहिए, क्योंकि पूरे करने, तो ये क्या करेगा, कार्बन के 1 ले लेगा। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट। अब कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे अभी कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 1, तो इसलिए ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर 2 2 करता, जैसे कि कार्बन का हम ऑक्सीजन के साथ निकालते हैं, कार्बन को तो चाहिए 4, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 16, तो 2 8 और 6, इसको कितने चाहिए, 2 2 चाहिए, तो इसमें क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन इसमें लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑलरेडी 6 हैं, 6 बना देते हैं, 6 हो गए इसके पास, 6 इसके पास, और कार्बन के पास कितने, 4 हैं। ऑक्सीजन इसके 2 ले लेगा, ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 ले लेगा, और कार्बन इसके कितने ले लेगा, 2 ले लेगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। इसी प्रकार अगर 3 इलेक्ट्रॉन की हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ओके, तो समझ गए होंगे आपकी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये कैसे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वों और यौगिकों को सामान्य कहा जाता है। तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड को क्या कहा जाता है। देखिए, मैटर हमें पता है कि 5 प्रकार की इनकी अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। ओके, जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्योर यानी शुद्ध, और एक होता है मिक्सचर। ओके, तो 2 प्रकार के होते हैं। प्योर जो होते हैं, प्योर कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट यानी तत्व, और कंपाउंड यौगिक, ये दोनों होते हैं प्योर। और मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये सब मैंने आपको करवा रखा है, तो मैं आपको फिर से यही बोलूँगा कि 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो पहला चैप्टर है उसी में मैंने आपको ये अच्छे से करवाया है, तो अगर आपको डिटेल में करना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिमेंट यानी कि तत्व और यौगिक ये क्या होते हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Cu2O और Cu2S को हम जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। क्रिया करवाते हैं, Cu2O प्लस Cu2S, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। तो देखिए, यदि आपको पता नहीं है, अभिक्रिया याद नहीं है, तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ O है, तो SO2 तो बनेगा एक, यहाँ पे Cu है, ये भी Cu है, तो Cu भी रहेगा, Cu भी रहेगा। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ लगा देते हैं, तो 2 और 4 6 हो गया, तो 4 Cu यहाँ हो गया, 4 Cu हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 1 सल्फर हो गया, 1 सल्फर, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, SO2 बना और Cu बना, तो ऑप्शन में क्या है, Cu प्लस SO2 ये बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग, कौन सा ऑर्गेनेलिज एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होता है, ये पूछा गया प्रोकैरियोटिक में। ओके, तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक देख लेते हैं। ये मेरे नोट की फोटोकॉपी है और ये आपको डिजिटल मिल जाएंगे। देखिए, इसमें से बता देता हूँ मैं आपको नोट से। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, देखिए, प्रो का मतलब होता है आदि, आदि मतलब अभाव, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, यानी जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। ओके, तो देखिए प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, ये स्मॉल साइज के होते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो नेकेड पड़े होते हैं, यानी उनके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है। ओके, जबकि जो यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। ओके, और ये लार्ज साइज के होते हैं। ओके, आगे देखिए, न्यूक्लियस नहीं होता, अभी हमने देखा इसका नाम ही है कि न्यूक्लियस नहीं होगा, अभाव होगा। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। कंटेन सिंगल क्रोमोजोम, प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोजोम होता है और इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोजोम होते हैं। ऑर्गेनेलीज अब्सेंट्स, बस क्रोमोजोम होते हैं। ओके, तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, ऑर्गेनेलीज यानी कि जैसे कि
माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब नहीं होंगे इसमें ऑर्गेनेल्स। सिर्फ क्या होगा, राइबोसोम होगा प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, सेल डिवीजन बाय फिजन। सेल डिवीजन कैसे होता है, फिजन के थ्रू होता है। और यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन बाय कैसे होता है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों के थ्रू होता है। ओके, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक जैसे कि ह्यूमन हो गया, मैन हो गया, एनिमल हो गया, ये सब हो गया। एक चीज़ आपको याद करना है, आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो शुरू में तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, पहले प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन बाद में वो क्या, यूकैरियोटिक बन जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक में मौजूद होता है। तो राइबोसोम होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता, राइबोसोम को छोड़ के कुछ भी नहीं होता। ओके, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख की वह पतली झिल्ली कौन सी है जिससे होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करता है और नेत्र गोलक पर एक पारदर्शी उभार बनता है। ओके, तो देखिए इसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया से ही जो लाइट है वो हमारे आंखों में प्रवेश करता है। ये आपको आई का डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, कंजक्टिवा होता है, फिर ये हमारा कॉर्निया होगा, ये जो उभार दिख रहा है ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है, ये कॉर्निया है। ओके, उसके बाद पिपिल होता है, ओके, पुतली बोलते हैं इसे हिंदी में। फिर आइरिस होता है, ओके, आइरिस। इसके बाद आपको मिलेगा लेंस, और लेंस को पकड़ के कौन रखते हैं, इसको रखते हैं सिलियरी मसल, होल्ड करके रखते हैं, और सिलियरी मसल ही क्या करते हैं, लेंस को बड़ा छोटा करते हैं। ओके, इसके बाद स्क्लेरा होता है, और स्क्लेरा और ये पीछे रेटिना है, इसके बीच में एक लिक्विड होता है, इसको क्या बोलते हैं, वेक्ट्रस बॉडी बोलते हैं। ऐसे ये जो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के पास चले जाते हैं। अब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि रेटिना पर कैसी इमेज बनती है, किस प्रकार की, मतलब उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, तो हमेशा हमारे रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है रेटिना पे। ओके, तो जो प्रकाश है हमारी आंखों में कहाँ से प्रवेश करती है, तो कॉर्निया से होके जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉलेन रिएजेंट कंटेन, यानी कि टॉलेन के अभिकर्मक में क्या होता है, टॉलेन अभिकर्मक किसे बोलते हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ये हो गया हमारा टॉलेन अभिकर्मक। ओके, ये होता है टॉलेन अभिकर्मक। और इसे हम क्या करते हैं, टॉलेन अभिकर्मक का यूज या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों करते हैं हम, देखिए एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होते हैं ना, उनके टेस्ट के लिए किया जाता है ये। ठीक, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड यानी कि RCHO, इनके टेस्ट के लिए किया जाता है टॉलेन अभिकर्मक का टेस्ट, या फिर इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, और सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखिए बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं। जैसे कि हमने एक एल्डिहाइड लिया RCHO, इसमें हमने मिला दिया ये टॉलेन अभिकर्मक, यानी कि AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ये डाला इसमें हमने टॉलेन अभिकर्मक। तो क्या होगा, देखिए रिएक्शन क्या बनेगा, Ag बनेगा 2Ag प्लस NH3 प्लस NH3 प्लस इसके साथ H2O निकलेगा, और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, प्लस RCOONH3। ओके, ये बनेगा लास्ट में। ओके, RCONH3। मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए जो Ag है, ये कैसे कलर का बनेगा, सिल्वर मिरर के कलर का, मतलब बिल्कुल इतना ज़्यादा चमकेगा, ये सिल्वर के जैसे चमकता है, ये सिल्वर ही होता है तो चमकेगा ही सिल्वर के जैसे, इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। और इसका उपयोग हम किस प्रकार के केमिकल के लिए करते हैं, तो एल्डिहाइड्स के लिए करते हैं। एल्डिहाइड कौन थे, एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों प्रकार के एल्डिहाइड, उनके टेस्ट के लिए किया जाता है। ओके, टॉलेन अभिकर्मक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी को वर्षा में बहाव से बचाने के लिए अलग अलग फसलों को एकांतर पंक्ति में और अलग अलग समय पर बोने की प्रथा क्या कहलाती है। तो अल्टरनेटिव रो में लगाएंगे। अल्टरनेटिव रो में अभी हमने पीछे देखा पहले क्वेश्चन में कि ये खेत था, इसमें हमने बहुत सारे रो लगाते हैं, एक रो में कोई फसल लगाई, दूसरे में दूसरी लगाई, फिर ऐसे लगाते हैं। इसको हमने क्या बोला था, इंटरक्रॉपिंग बोला था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, इंटरक्रॉपिंग। ओके, ये एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन बनाए फूड वाले चैप्टर से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग स्पीड बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ क्वांटिटी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, होप कि आपने वो सब याद कर लिया होगा। उसी में से क्वेश्चन है कि स्पीड कैसा है, स्पीड हमने क्या देखा था, स्केलर यानी कि अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बुझा चुना यानी कि सिलेक्ट लाइम कहा जाता है। सिलेक्ट लाइम, देखिए ये टेबल आपको रटना है बिल्कुल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी से आते हैं सारे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा आपको। कॉमन नेम एक तरफ लिखा है, केमिकल नेम, और फिर है इसका फॉर्मूला। सबसे पहले देखते हैं ड्राई आइस तो इतनी बार पूछा गया है, कोई गिनती नहीं है। आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2।
सिलेक्ट लाइम जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, बुझा हो चुना, कैल्शियम हाइड्रेट CaOH का होल्ड है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, नौसादर का क्या होता है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा। इसी प्रकार ये सब आपको याद करना है, इसमें बताने लायक कुछ नहीं, आपको सब याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, इनमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना है। ब्लू विट्रोल, वाइट विट्रोल, रेड विट्रोल सब इंपॉर्टेंट इसमें, सब के सब इंपॉर्टेंट, तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी ऊर्जा का मान कितना है, यानी 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, सिंपल पूछा गया है। तो ये 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ओके, 4.186 जूल होते हैं 1 कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 ओम के विद्युत लैंप और 4 ओम प्रतिरोध के एक चालक को श्रेणी क्रम में लगाया गया, तो टोटल प्रतिरोध पूछा गया। श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 20 और 4 24। ओके, 24 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फोर्स टू विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कॉल्ड, यानी कि वे बल जिनके लिए किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैं आपको बता देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। देखिए ऐसे समझते हैं एग्जांपल से, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, एक रास्ता ये है इधर जाने का, एक रास्ता ये है ऐसे घूम के। ओके, ये है जाने का, ये है, तो किधर से जाने में आपको कम काम करना पड़ेगा। आप यहाँ से सीधा जाओगे तो आपको कम काम करना पड़ेगा, यानी कि जो ये काम करने की वो है जो प्रवृत्ति, ये किस पे डिपेंड कर रही है, पाथ पे डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमें कम काम करना पड़ेगा, जबकि हम इधर से जाएंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ओके, अब इसी को हम बल के संदर्भ में डालते हैं। मान लीजिए कि जब हम चलते हैं तो क्या घर्षण बल तो लगता ही है। ओके, तो इधर से जाएंगे तो हम इधर से जाएंगे तो कम घर्षण बल लगेगा, घर्षण बल के द्वारा कम कार्य किया जाएगा, और इधर से जाएंगे तो ज़्यादा घर्षण बल लगेगा जिससे ज़्यादा कार्य होगा। ओके, अगर कोई बल है वो किसी पाथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, कि जैसे शॉर्ट रास्ते से जाएगा तो कम वर्क डन होगा, लॉन्ग से जाएगा तो ज़्यादा, यानी पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। ओके, जैसे कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल, इधर से जा रहे हैं तो कम घर्षण बल लग रहा है, इधर से जा रहे हैं ज़्यादा घर्षण बल लग रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। और वहीं अगर जो बल है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट यही है, लेकिन अब लग रहा है इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है। तो ग्रेविटी तो डिपेंड ही नहीं करेगा, इधर से जाओ यहाँ से भी उतना ही है, यहाँ से भी इतना ही, ग्रेविटी तो सेम ही लगेगा। ठीक, तो ग्रेविटी क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जो पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं, रास्ते पर कोई निर्भर नहीं करते कि कैसा भी रास्ता हो उतना ही लगना है फोर्स, उतना ही वर्क डन होना है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव में ये किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, शॉर्ट पाथ होगा तो कम फोर्स लगेगा, कम वर्क डन होगा। ओके, तो यही पूछा गया था कि वे बल जिनके लिए किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, पथ पे डिपेंड ही नहीं है, तो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ओके, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर मैंने 5 न्यूटन लगाया, इधर 5 न्यूटन लगाया। ओके, मतलब इधर से 5 न्यूटन से कोई खींच रहा है, इधर 5 न्यूटन से कोई इस साइड खींच रहा है, तो ये क्या ऑब्जेक्ट हिलेगी, नहीं हिलेगी, यहीं पे रहेगी। क्यों यहीं पे रहेगी, क्योंकि इस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है, इधर से भी इतना, इधर से भी इतना। और अगर हम यहाँ पे 8 कर दें, यहाँ पे 5 ही करें, तो ये जो वस्तु है इस साइड खींच जाएगी। ओके, लेफ्ट साइड चली जाएगी, क्यों, क्योंकि 8 वाला ज़्यादा हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स pH इक्वल टू। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में बताया गया, बफर सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बफर सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए जनरली क्या होता है, हम किसी सॉल्यूशन में एसिड या फिर बेस डालते हैं तो वो उसके पीएच में चेंज आ जाता है। लेकिन बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम एसिड या बेस डालते हैं हल्के अमाउंट में, तो उसमें उनके पीएच में कोई भी चेंज नहीं आता है, वही पीएच बना रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से बफर सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिडिक, होता है बेस बफर सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए एसिडिक बफर ये कैसे बनता है, वीक एसिड और सॉल्ट से बनता है। और सॉल्ट पता है आपको, सॉल्ट कैसे बनता है, यानी लवण कैसे बनते हैं, एसिड और बेस जब आपस में क्रिया करते हैं तब क्या बनते हैं, सॉल्ट। ओके, तो जब एसिड बफर का सॉल्ट बनाना हो हमें क्या कर लेंगे, तो क्या करेंगे, जो एसिड लेंगे वो क्या लेंगे, वीक एसिड लेंगे, जबकि बेस क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग लेंगे, तो इससे बन जाएगा सॉल्ट। इस सॉल्ट का हम कराएंगे वीक एसिड से क्रिया, तब बन जाएगा एसिडिक बफर। ऐसी बेस बफर कैसे बनेगा, वीक बेस लेंगे और सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट कौन सा सॉल्ट लेंगे, जिसमें एसिड स्ट्रांग हो और बेस कैसा हो, वीक हो, तो इन दोनों की करवाएंगे तो बफर बेस बफर बन जाएगा। बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो ये नीचे लिखा हुआ है, ये यानी पीएच इक्वल टू पी की पावर के ए प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, ये होता है। ओके,
तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स पीएच इज इक्वल टू। अच्छा, तो एसिडिक बफर मैक्सिमम कब होगा, जब इसका पीएच क्या होगा, जब इसका जो पीएच है ये पी की पावर के ए के बराबर हो जाएगा। ओके, जो लॉग बेस्ड है ये है जो ये 0 हो जाएगा, तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये कैसे होता है ये हम चैप्टर वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो जब पीएच किसके बराबर हो जाएगा, पी की पावर के ए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पी की पावर के ए इसके बराबर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तब तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बारे में, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये किसके लिए था, वे पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं, यानी ओजोन परत को डैमेज करने में जिन पदार्थ का योगदान है उनको कम करने के लिए था ये। ओके, और इसलिए हम 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को। ओके, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये वे पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं इसके लिए। ओके, तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है तो आपसे एक हेल्प चाहिए होगी मेरे को, कि यदि आपके पास फॉरेस्टर एग्ज़ाम का कोई भी पेपर है, फॉरेस्टर एग्ज़ाम का कोई भी पेपर है, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और आपको वो सेंड कैसे करना है, ओके, आप 2 प्रकार से मेरे को सेंड कर सकते हो। एक तो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर आप ज्वाइन होके वहाँ सेंड कर सकते हो। दूसरा मैं आपको अपना ईमेल दे दूंगा नीचे, उस पर आप ईमेल कर सकते हो। तो यदि मेरे पे पेपर रहेंगे तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा, और पेपर नहीं रहेंगे तो मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जिसके पास भी पेपर है वो ज़रूर सेंड करें। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।